लिखो, इको लिखना। आप इसमें जस्ट लिख सकते हो, इको का बेसिक मतलब जस्ट एक सिंपल डेफिनेशन लिखो, इट इज रेपिटेशन, या फिर ऐसे लिखो, इट इज कंटिन्यूअस रेपिटेशन लिखो, इट इज कंटिन्यूअस रेपिटेशन ऑफ साउंड इन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट इज कंटिन्यूअस रेपिटेशन ऑफ फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, क्योंकि एक और एक टॉपिक आएगा रेवर्बरेशन, तो वहां पे ये वर्ड क्या आएगा, डिफरेंट हो जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, अब ये फिक्स्ड इंटरवल रहना क्या चाहिए, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन साउंड को हमारे ब्रेन के अंदर 0.1 सेकेंड तक रखता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, हम लोग जो भी साउंड्स, जो भी हम लोग बात करते हैं नेचुरली, हमारा ब्रेन उसको कितने देर तक रखता है, 0.1 सेकेंड तक रखता है। ओके, अब क्या होना चाहिए, सबसे पहले चीज मैं जस्ट पॉइंट इधर लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में को इजी हो जाए। तो यहाँ पे लिखना, आवर ब्रेन रिटेन्स साउंड फॉर 0.1 सेकेंड। ओके, अगर इको 0.1 सेकेंड से पहले हुआ तो हमारा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। वापस रिपीट करता हूं, अगर इको 0.1 सेकेंड से पहले हुआ, अभी 0.1 सेकेंड से पहले मतलब क्या, 0.05 सेकेंड या 0.005 सेकेंड या कोई भी 0.09 सेकेंड, अगर साउंड हमारा या इको हमारा 0.1 सेकेंड से लेस रहेगा तो हमारा ब्रेन उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ओके, तो इको होने के लिए कंडीशन क्या रहना चाहिए, जो साउंड वापस आ रहा है इट शुड बी मोर देन 0.1 सेकेंड। वापस रिपीट करता हूं, इको होने के लिए साउंड कितने देर बाद वापस आना चाहिए, रिपीट होना चाहिए 0.1 सेकेंड से ज्यादा। अगर वो 0.1 सेकेंड से लेस रहेगा तो हमें इको समझेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पे लिखना, देयरफॉर फॉर इको टू हैपन, लिखो टू हैपन sound repetition should happen और यहां पे लिख सकते हो फॉर मोर देन 0.1 सेकेंड। ओके, अगर आपका साउंड का रेपिटेशन 0.1 सेकेंड से ज्यादा रहेगा तो आप क्लियरली इको को क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट एक कंडीशन, अब यहां पे इको के लिए क्या क्या रहना चाहिए, सबसे फर्स्ट ये लिख के रखो, इको के लिए आपको क्या चाहिए, एक वॉल, या फिर आप लिख सकते हो अ गुड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल, लिख सकते हो। ओके, इको होने के लिए इधर आपके पास एक वॉल रहना चाहिए या फिर एक गुड रिफ्लेक्टिंग मटेरियल रहना चाहिए। ओके, और एक चीज, दैट इज वन मोर कंडीशन है, लेट्स से ये हमारा क्या है, एक वॉल है। ओके, यहां पे एक पर्सन खड़ा है एंड ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। ओके, नॉर्मली कुछ वर्ड्स चिल्ला रहा है, हाई हेलो ऐसा कुछ चिल्ला रहा है। ओके, लेट्स से इसका साउंड वेव कहां पे गया, वॉल पे हिट किया एंड वॉल से ये क्या हो गया, वापस आया, एंड यहां से यहां और वापस आने के लिए जो टोटल टाइम लगा, लेट्स से कितना है, 0.03 सेकेंड। ओके, अब 0.03 सेकेंड में साउंड वापस उसको सुनाई दे रहा है, तो क्या यहां पे इको हो पाएगा क्या, ऑफ कोर्स नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 0.5 सेकेंड से लेस है, तो यहां पे इको नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेट्स से यहां पे एक वॉल है एंड यही सेम पर्सन यहां पे खड़ा है, अब वापस ये कुछ वर्ड्स चिल्ला रहा है, यहां से साउंड क्या हो रहा है, वापस इसके पास जा रहा है। नाउ लेट्स से यहां तक टोटल टाइम जो लग रहा है
इज टेकिंग 1 सेकेंड, जो साउंड को टाइम लग रहा है दैट इज 1 सेकेंड लग रहा है। अब यहां पे ये पर्सन को इको सुनाई देगा, एंड इको कितने सेकंड के बाद सुनाई देगा? एवरी 1 सेकंड के बाद सुनाई देगा। वापस रिपीट करता हूं, इको उसको एवरी 1 सेकंड के इंटरवल के बाद सुनाई देगा। जैसे कि 1 सेकंड के उसको क्या सुनाई देगा? फर्स्ट इको सुनाई देगा। 2 सेकंड पे उसको सेकंड इको सुनाई देगा। 3 सेकंड पे उसको थर्ड, 4th सेकंड पे फोर्थ, एंड सो ऑन। लेकिन और एक चीज होएगा, पहले इको में उसको साउंड बहुत जोरदार सुनाई देगा। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते जाएगा, साउंड का इंटेंसिटी क्या होएगा? लेस होते रहेगा। आई होप ये समझ में आ रहा रहेगा। वापस रिपीट करता हूं, फर्स्ट इको पे साउंड बहुत लाउड सुनाई देता है। जैसे जैसे आपका इको का प्रोग्रेशन आगे जाते रहेगा, साउंड क्या होते रहेगा? उसका आवाज थोड़ा कम होते जाएगा, वो इको का आवाज लेस होते जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो साउंड का इंटेंसिटी क्या होगा? लेस। मैं ये सब पॉइंट्स यहाँ पे लिखा के देता हूं। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इको विल बी हर्ड, यहां पे आप लिख सकते हो इन एवरी, इन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। ओके, फिर और एक चीज है, फर्स्ट इको आपको सुनाई देगा 1 सेकेंड पे, सेकेंड इको आपको सुनाई देगा 2 सेकेंड पे, थर्ड इको आपको सुनाई देगा 3 सेकेंड पे। ओके, अब यहां पे क्या होते रहेगा? एज नंबर ऑफ इकोस गोज ऑन इंक्रीजिंग, साउंड क्या होएगा? साउंड इंटेंसिटी विल बिकम लेस, लिख सकते हो। साउंड इंटेंसिटी विल बिकम लेस। तो यहां तक लिख लेना। ओके, अब इसका मतलब इको होने के लिए आपने अभी जस्ट पढ़ा था 2 कंडीशंस। एक क्या रहना चाहिए? वॉल। ये क्या रहना चाहिए? गुड रिफ्लेक्टर रहना चाहिए फर्स्ट। सेकेंड, टाइम जो लगेगा वो कितना रहना चाहिए? 0.1 से ज्यादा। तो यहां पे आप सबसे फर्स्ट लिख सकते हो, हमें क्या ढूंढना है? वॉल का डिस्टेंस ढूंढना है। वॉल डिस्टेंस फॉर इको टू हैपन। ठीक है, हमें ये ढूंढ के निकालना है। तो सबसे पहली चीज हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू रहता है, इट इज डिस्टेंस अपॉन क्या आएगा? टाइम आएगा। हमें क्या ढूंढना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू रहेगा स्पीड इनटू यहां पे क्या आने वाला है? टाइम आने वाला है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम लोग इसको कितना लेते? विल टेक इट एज 344 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो आप इधर लिख सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड, इसको लिख सकते हो 344 मीटर पर सेकेंड रहता है। कितने टेम्परेचर पे? एट 20 डिग्री सेल्सियस। टाइम, इको के लिए टाइम कितना रहता है? इट इज 0.1 सेकेंड। तो अब ये 0.1 का अगर मुझे डेसिमल हटाना रहेगा तो मैं इसको क्या करूंगा? 1/10 लिखूंगा। तो डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 34.4 मीटर रहना चाहिए। अब ये तो क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का क्या मतलब है? लेट्स से ये हमारा क्या है? वॉल है। यहां पे क्या है? एक पर्सन खड़ा हुआ है। ओके, तो साउंड को यहां से यहां एंड यहां से यहां, ये दोनों डिस्टेंस मिला के कितना है? 34.4। तो इसका मतलब पर्सन और वॉल के बीच में डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 34.4 का हाफ। तो ये कितना रहना चाहिए? 17.2 मीटर। एंड सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना रहेगा? 17.2 मीटर। तो आप क्या बोलोगे? फॉर इको टू हैपन, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड वॉल शुड बी कितना? 17.2 मीटर। तो ये जस्ट लिख के रखो। ओके, यहां पे नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिवर्बरेशन लिखो। रिवर्बरेशन
ओके, अब ये टॉपिक भी सिमिलर है इको जैसे। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेपिटेशन ऑफ साउंड हो रहा है। बस यहाँ पे जो रेपिटेशन ऑफ साउंड है ये फिक्स्ड इंटरवल पे नहीं होता है, बस इतना ही फर्क है। तो यहाँ पे लिखना, इट इज रेपिटेशन ऑफ साउंड that happens because the repetition happens in irregular intervals. In irregular intervals of time. ओके, अब इसका क्या मतलब है? तो लेट से हमारे पास लेट से एक खाली एक रूम है, या फिर ऐसा सोचो एक ऐसा रूम है जो क्या एकदम मतलब एम्प्टी है, कुछ नहीं उसमें, लाइक कोई फर्नीचर कुछ नहीं, सिर्फ टाइल्स है एंड वॉल्स है। लेट से आप ये रूम के सेंटर में हो एंड आप क्या कर रहे हो, मतलब बातें कर रहे हो, आवाज कर रहे हो, मतलब कुछ वर्ड्स बोल रहे हो। अब क्या होता है यहाँ पे, साउंड वेव्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली क्या होते हैं, बाउंस हो जाते हैं। एंड क्या होता है ये पर्सन के, अब ध्यान देना, अब साउंड वेव्स क्या रहता है, बहुत सारे रहते हैं, सिर्फ एक ही साउंड वेव नहीं रहता है। तो यहाँ पे एक दूसरा साउंड वेव इधर ट्रैवल करता है, यहाँ पे जाता है, ये सेकंड वाले वॉल पे कोलाइड होता है, फिर ऊपर जाता है एंड यहाँ पे आ जाता है। ये तो सिर्फ सेकंड साउंड वेव हो गया। वैसे एक थर्ड साउंड वेव रहेगा जो कहाँ पे जाता है, नीचे, यहाँ पे हिट करता है, इधर जाता है और वापस ये पर्सन के पास। तो यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि साउंड जो है ये क्या हो रहा है, मल्टीपल डिफरेंट पाथ्स फॉलो कर रहा है। वापस रिपीट करता हूं, यहाँ पे जो साउंड्स है ये मल्टीपल डिफरेंट पाथ्स फॉलो करता है, फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड साउंड वेव्स क्या करता है, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करता है। डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसका मतलब क्या होएगा, ये पर्सन के ईयर पे जाते वक्त डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आएगा। वापस रिपीट करता हूं, साउंड वेव्स डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही वो ह्यूमन ईयर की तरफ आएगा साउंड वेव, वो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यूस रेपिटेटिव साउंड फॉर्म होता है। दूसरा चीज क्या है, ब्रेन ये साउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि पिछले बार क्या हो रहा था, 1 सेकेंड पे क्या हो रहा था, आपका फर्स्ट साउंड वेव आ रहा था, 2 सेकेंड पे आपका सेकेंड साउंड वेव, 3 सेकेंड पे आपका थर्ड इको आ रहा था। यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूसली एको होता है, मतलब 1 सेकेंड के बाद नेक्स्ट कितना होता है, 1.1 सेकेंड में, या फिर 1.12, 1.15, 1.17, 1.31, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे क्या होता है, आपको अपना साउंड सुनाई देगा। जिससे क्या होता है, ब्रेन आपको, मतलब ब्रेन आवाज को इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। ओके, आई होप ये पार्ट क्लियर हो। पिछले बार क्या हो रहा था, फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम था, इसीलिए हमारा ब्रेन इजीली साउंड को आइडेंटिफाई कर पा रहा था। यहाँ पे साउंड्स इरेगुलर इंटरवल्स में आपके ईयर ड्रम्स में आ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप साउंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्या बोल रहा है वो पर्सन। ठीक है, तो जस्ट ये लिख के रखना, जस्ट मैं थोड़ा पॉइंट्स आपको देता हूं। तो इसमें आप लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट, इफ अ रूम does not contain any furniture or absorbing material, साउंड क्या आएगा, तो ले सकते हो, साउंड कंटिन्यूसली रिफ्लेक्स फ्रॉम डिफरेंट सरफेसेस। इसमें लिख सकते हो थर्ड, एज द साउंड reaches the brain
at different time intervals brain cannot recognize sounds easily. ओके, अब ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने आप क्या कर सकते हो? ये जो वॉल्स है, स्पेशली एट द टॉप एंड एट द साइड्स, ठीक है, जो साइड के वॉल्स है एंड जो टॉप के वॉल्स है, उस पे आप क्या कर सकते हो? अब्जॉर्बर्स लगा सकते हो। आपने नोटिस किया रहेगा, जब आप कोई मूवी थिएटर्स में कभी जाओगे, तो मूवी थिएटर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीट्स का कुशन रहता है, वो एक ऑब्जर्वर का काम करता है। सेकंड, क्या कहते हैं, आप अगर वो वॉल्स देखोगे, कोई भी थिएटर का वॉल्स देखोगे, तो वहां पे आप नोटिस करोगे बहुत सारे कुशंस लगाए गए ऊपर एंड साइड के वॉल्स पे। तो ये कुशंस का काम क्या है? साउंड को क्या करना? ऑब्जॉर्ब कर लेना। ओके, आपके घर पे स्पेशली आप अपने रूम में अभी बैठे हो, आप बात करोगे तो रेवर्बरेशन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपके रूम में बहुत सारे आर्टिकल्स है, जैसे कि आपका कर्टन्स है जो एक गुड ऑब्जॉर्वर है, आपका फर्नीचर है, सोफा, कुशन, ये सब क्या करता है? साउंड को अब्जॉर्ब करने का अच्छा काम करता है। ठीक है, आप कभी एक नए घर पे जाओ, लेट्स से आपने जस्ट एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस में जाओगे और उसके अंदर आप कभी बात करके देखो, क्या होता है? कंटिन्यूसली आपका आवाज क्या होता है? बहुत सारे सब मिक्स होके क्या होता है? आपको सुनाई देता है। तो यही जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसको आप क्या बोलते हो? रेवर्बरेशन। तो रेवर्बरेशन को आपको अगर कंट्रोल करना रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके रूम में फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स रखना पड़ेगा। इट कैन ईदर बी फर्नीचर, इट कैन बी क्लॉथ, और इट कैन बी एनी कुशन वाला मटेरियल। ओके, जिससे क्या होता है? साउंड ऑब्जॉर्व हो सकता है। ठीक है, वही मैं इधर लिखा के देता हूँ। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, टू अवॉइड रेवर्बरेशन। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स अवॉइड कहाँ पे होना चाहिए? स्पेशली मूवी थिएटर्स में और ऑडिटोरियम्स में, स्पेशली कोई परफॉर्मेंस होते वक्त, तो वहां पे ये रेवर्बरेशन नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको जो म्यूजिशियन है वो क्या बोल रहा है, क्या उसका स्पेसिफिक स्पीच या कोई भी म्यूजिक है, वो आपको क्लियरली सुनाई नहीं देगा। मूवी थिएटर्स में भी अगर आपको कुछ डायलॉग या फिर कुछ सीन क्लियरली सुनाई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि अगर रेवर्बरेशन होएगा तो आप साउंड्स को इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए टू अवॉइड रेवर्बरेशन आप लिख सकते हो, walls should be covered with sound absorbing materials. Okay. अभी साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल्स में आप क्या लिख सकते हो? जैसे कि कर्टन्स, क्लॉथ, कुशंस। ठीक है, इवन आपने कभी कभी नोटिस किया रहेगा, जैसे कि बहुत सारे अभी आर्टिस्ट लोग हैं जो अपना वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं, तो वो लोग ऑफकोर्स वो एक्सपेंसिव साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल अपने घर पे नहीं कर ला पाते। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? आप उन लोग के जो वॉल्स है वो किससे कवर करते? कार्डबोर्ड के एक ट्रे से। मैं वापस रिपीट करता, अभी देखो, आपने देखा भी रहेगा, अभी बहुत सारे जो म्यूजिशियंस है वो ऑफकोर्स यूट्यूब पे वीडियोस अभी बहुत सारे जन बनाते, तो लोग क्या करते? अपने रूम को स्टूडियो बनाते। ओके, अभी लोग कैसे बनाते अपने रूम्स को स्टूडियो? वो लोग क्या करते? अपने वॉल्स को, मतलब एक कवरिंग्स, मतलब ऑफकोर्स वॉल्स को लोग क्या करते, ये जो एग क्रेट्स रहते, कार्डबोर्ड के जो एग क्रेट्स रहते, उससे लोग क्या करते? सारे वॉल्स को क्या करते? उसमें चिपका देते। अब एक्सटर्नल साउंड्स क्या होता है? वो एग क्रेट्स क्या करता है? अब्सॉर्ब कर लेता है। तो इससे आप क्या कर सकते? अपने घर पे भी एक म्यूजिक स्टूडियो बना सकते हो, मतलब एक चीप रेट में। तो ये एक तरीका है। तो इवन एग क्रेट्स, कार्डबोर्ड के एग क्रेट्स जो है, ये भी क्या गुड अब्सॉर्बिंग मटेरियल है रेवर्बरेशन अवॉइड करने के लिए। ठीक है, ओके। अब इस सोनार में सबसे फर्स्ट, जस्ट एक सेकंड रुकना। ओके, अब ये लिखना, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है सोनार लिखना। अब ये सोनार, ये जो सिस्टम है, किस किस चीजों के लिए यूज किया जाता है, पहले हम लोग उससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अब सोनार मोस्टली कौन यूज करते हैं? एक
एयरक्राफ्ट्स एंड दूसरा जो है दैट इज शिप्स, ये यूज करते हैं। अब इनको ये काम कैसे आता है? एयरक्राफ्ट स्पेशली कौन सा, जैसे कि जेट्स, फाइटर जेट्स जो रहता है, यहाँ पे आप फाइटर जेट्स, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट, शिप्स, स्पेशली फाइटर जेट्स, ये लोग क्या करते हैं? सोनार सिस्टम का यूज करते हैं। अब ये लोग सोनार सिस्टम को कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले चीज आप लिख सकते हो, टू लोकेट एनिमी शिप्स, तो सबमरीन्स भी लिख सकते हो, इवन सबमरीन्स को यूज होता है, तो सबमरीन्स भी लिख सकते हो। ओके, तो ये लोग किसके लिए यूज करते हैं? तो लिख सकते हो टू लोकेट एनिमी शिप्स, फिर उसके बाद कोई मिसाइल या टॉर्पीडो जब कोई शिप की तरफ आता है तो उसको लोकेट करना है, मिसाइल्स, फिर उसके बाद चाहे तो ये लिख सकते हो टॉर्पीडोस, या फिर आइसबर्ग्स। आपने सुना भी रहेगा टाइटैनिक, ठीक है, टाइटैनिक कैसे हो गया? आइसबर्ग को कोलाइड होके क्या हो गया? डूब गया। तो वैसे ही आइसबर्ग्स, फिर अंडर वाटर, ये लिख सकते हो अंडर वाटर माउंटेन्स, एंड स्पेशली क्या? डेप्थ, डेप्थ ऑफ सी। ये सबको मेजर करने के लिए ये क्या किया जाता है? यूज। ओके, अब दूसरा यूज क्या है? तो दूसरा यूज इट इज फॉर लोकेशन, मतलब स्पेशली कोई इमरजेंसी होती है, जैसे कि कोई शिप स्ट्रैंडेड हो जाता है। स्ट्रैंडेड मतलब क्या है? उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो उसमें कोई पैसेंजर्स को बचाने के लिए ये सिस्टम भी यूज किया जाता है। तो इधर लिख सकते हो फॉर लोकेटिंग शिप्स इन डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम होता है शिप में, तो शिप को लोकेट करने के लिए ये सिस्टम को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट, सोनार का फुल फॉर्म क्या है? तो पहले हम लोग वो लिखते हैं। तो सोनार का फुल फॉर्म इज साउंड, दैट इज साउंड मतलब एस ओ रहेगा, फिर आता है एन से आता है नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब क्या है? कि हम लोग को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए ये क्या है? एक गाइड जैसा काम करता है। तो नेविगेशन का आप मतलब लिख सकते हो रिक्वायर्ड फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग को नेविगेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? गूगल मैप्स। तो वैसे ही शिप्स सोनार को यूज करता है एज नेविगेशन। फिर यहाँ पे ए से आता है एंड रेंजिंग। ओके, अब ये रेंजिंग वर्ड का मतलब क्या है? कि हम लोग कोई चीज का डेप्थ मेजर करने के लिए ये सिस्टम को यूज किया जाता है। तो इधर लिखना फॉर मेजरिंग डेप्थ। ओके, अब कोई शिप्स सोनार सिस्टम्स को कैसे यूज करता है? तो लेट्स से ये हम लोग का क्या है? एक शिप है, एंड लेट्स से ये शिप, ओके, ये हमारा ओशन बेड है नीचे, सी बेड। ओके, तो यहाँ पे शिप के अंदर एक सोनार सिस्टम कैसे काम करता है? तो शिप के अंदर रहता है एक ट्रांसमीटर रहता है और एक रिसीवर रहता है। ट्रांसमीटर नाम से आपको समझ रहा है कि इसका काम क्या है? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा। एंड आपको पता है सी बेड ये ऑफकोर्स क्या है? सॉलिड सब्सटेंस है। तो सॉलिड रहेगा तो ऑफकोर्स ये क्या करेगा? साउंड वेव्स को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट होने पे रिसीवर क्या करेगा? उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब्सॉर्ब करने में कितना टाइम लगा आप ध्यान देना। लेट्स से ये साउंड वेव, ओके, यहाँ पे जो टाइम लगा, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? इट इज 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये क्या किया? ट्रांसमीटर ने एक साउंड वेव ये वेलोसिटी पे रिलीज किया, और रिसीवर लेट्स से इसको टाइम लगा कुछ तो 12 सेकेंड्स लगा। ओके, ये साउंड को रिसीव करने। सबसे पहली चीज क्या होएगा? यहां से जमीन तक पहुंचने को कितना टाइम लगा रहेगा? 6 सेकेंड लगा रहेगा। वापस जमीन से रिसीवर में पहुंचने को उसको कितना लगा? 6 सेकेंड लगा रहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम क्या होएगा? हाफ होएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है?
ट्रांसमीटर से सी बेड का डिस्टेंस आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? तो आपको फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, इट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये कितना आएगा, 300 इंटू कितना आएगा 6, विच इज इक्वल टू कितना, 1800 मीटर। तो इससे क्या कर सकते हैं, शिप्स सी बेड का कितना डिस्टेंस है वो इजीली क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है बाय यूजिंग दिस। ठीक है, वापस रिपीट करता हूं। लेट्स से ट्रांसमीटर ने एक साउंड वेव रिलीज किया, उसका वेलोसिटी कितना था, 300 मीटर पर सेकेंड। ओके, रिसीवर इसको कितने टाइम में रिसीव करता है, 12 सेकेंड्स में रिसीव करता है। इसका मतलब क्या है, ट्रांसमीटर से सीबेड जाने को 6 सेकेंड लगा, सीबेड से रिसीवर जाने को उसको कितना लगा, 6 सेकेंड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड सीबेड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा, इट विल बी वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना था, 300, टाइम कितना लगा, 6 सेकेंड। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड सीबेड इज हाउ मच, इट इज 1800 मीटर। क्लियर है कैसे वो लोग डिस्टेंस मेजर करते करके? आई होप कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे लिखना सोनोग्राफी। ओके, अभी सोनोग्राफी रहता है क्या है, तो यहाँ पे पहले के टाइम, मतलब लेट्स से एक 50 to 60 ईयर्स पहले, अगर आपको आपके बॉडी में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा रहेगा तो उसको आइडेंटिफाई करने क्या लगता था, ऑपरेशन करना पड़ता था। कोई भी बॉडी के अंदर अगर आपको कुछ पेन हो रहा रहेगा या फिर कुछ कोई ऑर्गन्स का कुछ भी प्रॉब्लम होता रहेगा, तो यूजुअली क्या करते थे, पहले सर्जरी किया जाता था डायरेक्टली। ओके, अब सोनोग्राफी क्या करता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स का बिना कोई सर्जरी के क्या करता है, इमेजेस निकालने में हेल्प करता है। तो डॉक्टर्स इजीली क्या कर पाते, आपका बॉडी में इंटरनल ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है वो इजीली क्या कर पाता है, आइडेंटिफाई कर पाता है। अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले चीज क्या होता है, लेट्स से ये हम लोग क्या सरफेस ऑफ स्किन है। ओके, तो डॉक्टर्स सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, एक जेल अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जेल अप्लाई करते हैं। ये आपने नोटिस भी किया रहेगा, अगर आपको सपोज कोई मतलब स्टमक पेन या कोई जॉन्डिस या कुछ भी अगर बीमारी होता है या टाइफाइड होता है, तो डॉक्टर्स हमेशा क्या करते हैं, सोनोग्राफी करने बोलते हैं आपके बॉडी का। तो आपके स्टमक के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, एक जेल लगाते हैं। ओके, अब उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको वो लोग क्या बोलते हैं, प्रोब। आपने नोटिस भी क्या रहेगा, एक ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके ऊपर क्या रहता है, एक वायर रहता है। अब ये जो प्रोब है ये कंटिन्यूसली क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स क्या करेगा आपके मतलब बॉडी के अंदर सेंड करेगा। वापस रिपीट करता, प्रोब का काम क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, टू सेंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। एंड ये किसके थ्रू पास करता है, आपके बॉडी के थ्रू पास करता है सबसे फर्स्ट। अब क्या होता है, एज यूजुअल प्रोब के अंदर क्या रहेगा, प्रोब के अंदर ही क्या रहेगा, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रहेगा, दोनों रहेगा इसके अंदर। तो जैसे ही वो क्या करता है, साउंड वेव आपके बॉडी के अंदर पास करता है कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन में, लेट से आपका ब्लैडर रह सकता है या फिर आपका लिवर रह सकता है। तो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या होते रहता है, सिग्नल्स पास होने से क्या होता है, ये सिग्नल्स ट्रांसमीटर से क्या होता है, रिसीवर में जाता है। एंड आपका कंप्यूटर मतलब ऑफकोर्स ये सिग्नल्स किसके थ्रू जाते हैं, कंप्यूटर के थ्रू जाता है। कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का इमेजेस बना पाता है। ऑफकोर्स ये कलरफुल इमेजेस नहीं रहते, आपने नोटिस भी क्या रहेगा, कोई भी सोनोग्राफी का इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। ओके, क्यों ब्लैक एंड व्हाइट रहता है, इसका भी रीजन है, क्योंकि आपको पता है आपके स्टमक के अंदर ऑफकोर्स कोई लाइट सोर्स नहीं है। आपका जो इंटरनल ऑर्गन जो रहते हैं ऑफकोर्स अंधेरे में रहते हैं, तो ऑफकोर्स उसमें लाइट सोर्स नहीं रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस क्रिएट होते हैं। मतलब ये जो इमेजेस चाहे तो इधर लिख सकते हो, इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय कंप्यूटर। अभी इमेजेस क्या रहते हैं, आप चाहे तो ले सकते हो 3D इमेजेस। 3D images are formed by computer using special software। ये तो सबसे पहला हो गया। नेक्स्ट, ये जो इमेजेस रहते हैं, तो इमेजेस के बारे में लिख सकते हो, दीज आर ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस
ओके, अब डॉक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई कर पाते कि, स्पेशली देखो अभी उन लोग के पास है ना कभी कभी ऐसे डायग्राम्स रहता है कि जैसे कि अब लेट से ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का कुछ तो डायग्राम, लेट से आपको कुछ यूरिनरी इन्फेक्शन ऐसा कुछ हुआ है, तो डॉक्टर्स के पास क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड रीडिंग रहता है जो एक नॉर्मल यूरिनरी ब्लैडर का रीडिंग रहना चाहिए, और आपका मतलब ये देखो लोग क्या करते हैं, ये डायग्राम्स के थ्रू ऐसे कुछ जैसा व्हाइट पैचेस रहता है, ठीक है। ओके, अब लेट से वो लोग क्या करते, यहां से लेके यहां तक वो लोग क्या करते, मेजरमेंट्स लेते, कुछ लेट से ये कितना आ रहा है 1.3 मिलीमीटर, एंड स्टैंडर्ड रीडिंग के साथ उसको कंपेयर करते। लेट से उन लोग ने स्टैंडर्ड रीडिंग कुछ तो कितना आता है 0.9 मिलीमीटर आता है, वो लोग ये दो रीडिंग्स को कंपेयर करते। रीडिंग्स को कंपेयर करने का वो लोग क्या नोटिस करते कि ये रीडिंग का वैल्यू कुछ तो ज्यादा आया है। ज्यादा आने का मतलब क्या है कि आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, इन्फ्लेम्ड हुआ है, या फिर आप बोल सकते हो इन्फ्लेमेशन हुआ है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन होने का मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। मैं वापस रिपीट करता हूँ डॉक्टर्स ये इमेजेस को कैसे रीड करते करके। ऑफकोर्स क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस फॉर्म होते हैं। अब ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस फॉर्म होते हैं तो क्या होते हैं, कुछ सर्टेन मेजरमेंट्स रहते हैं जो डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी उनके पास रहता है। डॉक्टर्स क्या करते, आपके रीडिंग्स को स्टैंडर्ड रीडिंग्स के साथ क्या करते, कंपेयर करते, जिसे वो लोग क्या कर सकते, आपके बॉडी में स्पेशली कोई ऑर्गन में कुछ इन्फ्लेमेशन है या कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इमेज से इजिली क्लियर कट पहचान सकते हैं। अभी एक और एक है दैट इज सोनोग्राफी के साथ साथ एक और एक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीटी स्कैन। ओके, अब सीटी स्कैन का जो प्रिंसिपल है वो कुछ और है। सीटी के स्कैन में लोग यूज क्या करते, मैग्नेट्स यूज करते, वो भी हाई पावर का मैग्नेट्स। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल कुछ और है, ये कंप्लीटली डिफरेंट है। एक और एक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सरेस। एक्सरेस का भी प्रिंसिपल कुछ और है। एक्सरेस में क्या यूज होता है, ऑफकोर्स एक्सरेस यूज होंगे, तो ये तो कंप्लीटली आपको मालूम होना चाहिए। तो सोनोग्राफी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सीटी स्कैन एंड एक्सरेस। सीटी स्कैन यूजुअली कौन से पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है, चेस्ट एंड ब्रेन के लिए। ओके, एक्सरेज किसके लिए यूज किया जाता है, तो एक्सरेज यूजुअली बोन्स के लिए यूज किया जाता है। ओके, सोनोग्राफी यूजुअली आप चाहे तो इधर लिख सकते हो इंटरनल ऑर्गन्स। अब इंटरनल ऑर्गन जैसे कि सारे इंटरनल ऑर्गन्स नहीं, तो ये कौन से रहना चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हो लिवर, ब्लैडर, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइन।